हेलो दोस्तों, आज हम आपको एनसीईआरटी की क्लास 11 इतिहास के आधुनिकीकरण के रास्ते ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के बारे में बताएंगे। यह जापान और चीन से संबंधित है। चलिए हम आगे देखते हैं। इसमें शोगुन के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। शोगुन का अर्थ होता है सर्वविजयी सेनानी। 19वीं शताब्दी से पहले जापान में सामंती शासन पद्धति का प्रचलन था। कौन सी पद्धति का प्रचलन था? सामंती। शासन पर अधिकार करने वाले सामंत को हम शोगुन कहते थे। समझ में आ गया आपको? जो शासन पर अधिकार करते थे उन्हें करने वाले सामंत क्या कहलाते थे? शोगुन। और शोगुन का तात्पर्य था सर्वविजयी सेनानी। जापान को अमीर देश क्यों समझा जाता था? स्पष्ट कीजिए। क्योंकि चीन से रेशम का आयात, भारत से कपड़े का आयात करता था और जापान इसका मूल्य सोने में चुकाता था। समझिए भैया, चीन से वो रेशम भी आयात करते थे और भारत से कपड़ा, लेकिन बात क्या थी? निर्यात नहीं, आयात। सोने मूल्य चुकाते थे। समझे? मेजी की पुनर्स्थापना के दो महत्वपूर्ण कारण बताइए। क्या कारण है? देश में तरह तरह का असंतोष व्याप्त था। समझे बात को? देश में तरह तरह का असंतोष व्याप्त था। असंतोष कैसे हो सकता है? तो राजनीतिक होगा या आर्थिक होगा। और क्या था? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व कूटनीतिक संबंधों की मांग की जा रही थी। आगे देखिए। फुकुजावा युकिची कौन थे? उनके उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। यह मेजी काल के प्रमुख बुद्धिजीवियों में से एक थे। उद्देश्य था जापान को अपने में से एशिया को निकाल फेंकना चाहिए। समझो, कुछ और ही चाहते थे। जापान का एक आधुनिक समाज में रूपांतरण किस प्रकार हुआ? पृथक परिवार व्यवस्था थी। कई पीढ़ियां परिवार के मुखिया के नियंत्रण में रहती थी। बाद में जैसे जैसे लोग समृद्ध हुए, एकल परिवार में परिवर्तित हुए। अमेरिका द्वारा जापान के कौन से दो शहरों में नाभिकीय बम गिराए गए? हिरोशिमा और नागासाकी में, द्वितीय विश्व युद्ध को जल्दी खत्म करने के लिए। एच पहले आता है, नागा एन बाद में आता है। तो आप कन्फ्यूजन मत होइए। ABCD में भी एच पहले आता है और एन बाद में आता है। एक युद्ध उत्तर चमत्कार से क्या तात्पर्य है? युद्ध में भयंकर हार के बावजूद जापानी अर्थव्यवस्था का जिस तरह से पुनर्निर्माण हुआ, उसे यह नाम दिया गया। सन यात सेन कौन थे? बहुत बड़े आदमी थे, चीन के आधुनिक चीन के संस्थापक कहे जाते हैं। उनके 3 सिद्धांत थे: राष्ट्रवाद, गणतंत्र, समाजवाद। जापान में नई विद्यालय व्यवस्था क्या थी? इसके क्या परिणाम हुए? 1870 के दशक में 1870 के दशक में जापान में लड़के लड़कियों के लिए स्कूल जाना अनिवार्य था। पढ़ाई की फीस बहुत कम थी। परिणाम 1910 तक कोई भी बच्चा स्कूल जाने से वंचित नहीं रहा। देखिए, कहते उन्नति हो रही, उन्नति हो रही। जब कोई बच्चा ही नहीं रहा स्कूल जाने से वंचित, उन्नति तो होएगी होएगी। जापान में स्थापित पहली संसद कौन सी थी? तथा किस देश की सोच से प्रभावित थी? डायट। जापानी संसद को क्या कहते हैं? डायट कहते हैं। और ये जर्मन सोच विचारधारा पर आधारित थी। जापान की भौगोलिक स्थिति का 5 बिंदुओं में वर्णन कर दीजिए। जापान एक द्वीप श्रृंखला है।
50% से अधिक जमीन पहाड़ी है। भूकंप वाला क्षेत्र है। ओकिनावा द्वीपों की श्रृंखला दक्षिण में है। और सबसे बड़े 4 द्वीप होन्शु, क्योशु, शिकोकु और होक्काइडो है। कौन से 4 द्वीप हैं? होन्शु, क्योशु, शिकोकु और होक्काइडो है। जापान पर तोकुगावा परिवार के शोगुनों ने कब से कब तक शासन किया? तो उनकी शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए। 600 से 603 से 1867 तक राजा के नाम पर शोगुन शासन करते थे। शोगुन पता, सामंती शासन शोगुन को आता था। देश 250 भागों में विभाजित था, जिनका शासन दैम्यो चलाते थे। शोगुन दैम्यो पर नियंत्रण रखते थे और शोगुन प्रमुख शहरों और खदानों पर भी नियंत्रण रखते थे। उन कारणों का वर्णन कीजिए जिसके कारण जापान समृद्ध देश माना जाता है। चीन से रेशम और भारत से कपड़ा जैसी विलासी वस्तुएं आयात करता था। आयातों के लिए सोने चांदी के रूप में कीमत अदा की जाती थी। कीमती धातुओं के निर्यात पर रोक लगा दी थी। अर्थतंत्र नई दिशाओं में विकसित हो रहा था। मुद्रा का बढ़ता इस्तेमाल था और चावल शेयर बाजार के कारण था। निशिजन का रेशम दुनिया भर में बेहतरीन रेशम माना जाता है। जापान में 1870 के दशक में अपनाई गई नई विद्यालय व्यवस्था क्या थी? 1870 के दशक लड़के और लड़कियों के लिए स्कूल जाना अनिवार्य हो गया था। 1910 तक तो स्कूल जाने से कोई वंचित रहा ही नहीं था। पढ़ाई की फीस बहुत कम थी। शिक्षा मंत्रालय पाठ्यचर्या पर किताबों के चयन और शिक्षकों के शिक्षण पर नियंत्रण रखता था। इंडिया में ऐसा हो रहा है क्या? किताबों में माता पिता के प्रति, राष्ट्र के प्रति वफादारी और अच्छे नागरिक बनने की प्रेरणा दी जाती थी। समझिए आप बात को। बीजी ऐसा बोल रहे हैं, हल तो काटेंगे। जब आप माता पिता के सम्मान करेंगे, राष्ट्रपति के प्रति वफादार रहेंगे और अच्छे नागरिक बनेंगे तो स्वाभाविक ही है कि आप देश के लिए कुछ करके दिखाएंगे। सन्यात सेन कौन थे, हम आपको बता चुके हैं। 1866 से 1925 के मध्य बहुत अच्छा ड्यूरेशन देगा, पूरा 66 और 25 जवानी से लेकर बुढ़ापे तक भाई साहब रहे हैं चीन में। 25 साल तो यही हो गए इनका, जोड़ो लो आप। आधुनिक चीन के संस्थापक माने गए हैं। 3 सिद्धांत थे इनको। राष्ट्रवाद, इसका मतलब ये था कि जो मांचू वंश था उसको सत्ता से हटा दिया रहे थे ये, क्योंकि वो शासन तो कर रहे थे लेकिन उनके शासनकाल में देश अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था। और जो समय ब्रिटेन फ्रांस के लोग अपना व्यापार कर रहे थे तो उनका उसमें आधिपत्य था। और उनके शासनकाल में जो चीनी जो नौसेना थी वो बहुत ही कमज़ोर थी, क्योंकि ये केवल राजवंश के थे, बस मज़े लेते थे। ये देश की जनता पर कोई ध्यान देते नहीं थे, तो हट गए भैया, कोई ना कोई तो आएगा ही आएगा शक्तिमान बन के। गणतांत्रिक सरकार की स्थापना की इन्होंने। समाजवादी समाजवाद का मतलब देखिए, यहाँ पे बहुत अलग अलग देशों में समाजवाद की अलग अलग परिभाषाएं उन्होंने अपने अपने तरीक़ों से दी हैं। उन्होंने कहा है कि पूंजी का नियमन करना तथा भू स्वामित्व में बराबरी लाना। आप रूस के उसमें देखिएगा तो एक अलग ही परिभाषा रहेगी, तभी थोड़ा बहुत मेल खाता है। चीन की पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार कब कायम हुई और किस सिद्धांत पर आधारित थी? इसकी सफलताओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। 1949 में लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आधारित थी। वैसे मुझे कहना नहीं चाहिए इस देश के नागरिक होने की अपेक्षा, तो मैं कह देता हूँ 1949 में ये भी आज़ाद हुए थे, 1947 में हम भी आज़ाद हुए थे। आज चाइना कहाँ है और इंडिया कहाँ है? खुद सोचिए, अनुमान लगाइए हमारे में क्या कमियां थी और क्या कमियां हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। लोकतंत्र सभी सामाजिक वर्गों का संगठन था। अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्र सरकार के नियंत्रण में रखे गए। निजी कारखानों और भू स्वामित्व को धीरे धीरे खत्म किया गया।
समझ रहे बात को आप? किसी भी व्यक्ति की उन्नति उसके पास पे डिपेंड करती है। वो हाल चीन का था नहीं, क्षमा चाहते हैं। एक ज़माने में उनके यहाँ उन्होंने कोई भी प्रकार से आधुनिकीकरण और फैक्ट्रियों पे कोई ध्यान नहीं दिया था, लेकिन इसके बाद जो उन्होंने ध्यान देना स्टार्ट किया टेक्नोलॉजी पे, कि आज उसके बने ही सभी आइटम सभी देशों में चालू हैं। मेजी शासन के अंतर्गत जापान में अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण किस प्रकार हुआ? पर्यावरण पर उद्योगों के विकास का क्या प्रभाव पड़ा? मेजी शासन पर आधुनिकीकरण क्या कैसी पकड़ लगाया गया? जापान में रेल लाइन बिछाई गई, वस्त्र उद्योग के लिए मशीनों का आयात हुआ, मजदूरों का विदेशी कारीगरों द्वारा प्रशिक्षण हुआ, विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए विदेश भेजा गया, आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था का प्रारंभ हुआ और कंपनियों में कर में छूट व सब्सिडी दी गई। पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा? लकड़ी जैसे प्राकृतिक संसाधनों की मांग से पर्यावरण पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा। औद्योगिकीकरण के कारण वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण हुआ। कृषि उत्पादकों में कमी का प्रमुख कारण लोगों का शहरों की तरफ पलायन करना था। कुओमिंतांग के नेता के रूप में चियांग काई शेक के कार्यों का वर्णन करते हुए स्पष्ट कीजिए कि कुओमिंतांग देश को एकीकृत करने की कोशिशों में क्यों सफल रहा। चियांग काई शेक के क्या काम थे? रॉयल आर्ट्स पर नियंत्रण करता था, साम्यवादियों का खात्मा किया, सेकुलर और इलौकिक कन्फ्यूशियसवाद की हिमायत की, राष्ट्र का सैन्यकरण का प्रयास किया और महिलाओं के 4 सद्गुण पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया: सतीत्व, रूप रंग, वाणी और काम। असफल क्यों रहे? संकीर्ण सामाजिक आधार था इनका, सीमित राजनीतिक दृष्टि थी, पूंजी नियमन और भूमि अधिकारों में समानता लाने में असमर्थता थी, लोगों की समस्या पर ध्यान न देकर फौजी व्यवस्था थोपने का प्रयास किया गया। फौजी व्यवस्था आप हर समय नहीं थोप सकते, जहाँ थोपना है वहीं थोपिए। अब देश के अंदर फौजी व्यवस्था थोपेंगे तो क्या होगा? आपके शासन को जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा। 1870 के दशक में जापान में विद्यालयीय व्यवस्था और राष्ट्र के एकीकरण के लिए क्या बदलाव किए गए, विस्तार से वर्णन कीजिए। ये मैं आपको चर्चा इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आप ये समझिए कि आज हम 2020 में चल रहे हैं और ये देश 1870 में ही इतने समझदार थे, और हम आज भी इतने समझदार क्यों नहीं हो पा रहे हैं। और सोचिए, और जब हम बड़े हो जाएंगे तो हम क्या क्या करेंगे देश के लिए, तो ये भी आप प्लान कर लीजिए। विद्यालय व्यवस्था में बदलाव क्या थे? लड़के और लड़कियों के लिए स्कूल जाना अनिवार्य था। हमारे लड़कियों को लोग स्कूल भेज ही नहीं रहे हैं, क्या शादी के बाद रोटी चौका करेगी जा करके। यहाँ देख लो जापान में पढ़ाई की फीस बहुत कम करना। अपने यहाँ क्या चल रहा है? वो स्कूल हैं फलाने वाले, उनके यहाँ 2000 फीस है, इसके यहाँ 500, तो गार्जियन बोला 500 वाले में पढ़ाई नहीं होती। आधुनिक विचारों पर जोर दिया गया उनको। राज्य के प्रति, राष्ट्र के प्रति निष्ठा और जापानी इतिहास के अध्ययन पर बल दिया गया। किताबों के चयन और शिक्षकों के प्रशिक्षण पर नियंत्रण हुआ। माता पिता के प्रति आदर, राष्ट्र के प्रति वफादारी और अच्छे नागरिक बनने की प्रेरणा दी गई। हमेशा व्यक्ति को अच्छे नागरिक बनने की प्रेरणा दीजिए अपने बच्चों को, काम चल जाएगा। राष्ट्रीय एकीकरण के प्रयास किए गए। पुराने गांव क्षेत्रीय सीमाओं को बदलकर नया प्रशासनिक ढांचा तैयार किया गया। प्रशासनिक इकाइयों के लिए पर्याप्त राजस्व की व्यवस्था ताकि स्कूल, स्वास्थ्य सेवाएं जारी रहें। 20 साल से अधिक आयु के युवकों के लिए कुछ अरसे सेना में कुछ कार्य करना अनिवार्य किया गया। आधुनिक सैन्य बल तैयार किया गया और सख्त सेंसर व्यवस्था लागू की गई। नौकरशाही सेना सीधे सम्राट के अधीन रखी गई। जापान और चीन ने आज़ाद और आधुनिक राष्ट्र बनने के लिए बिल्कुल अलग अलग राहें अपनाई। विस्तार से वर्णन कीजिए। जापान अपनी आज़ादी बनाए रखने में सफल रहा और पारंपरिक हुनर और प्रथाओं को नए तरीके से इस्तेमाल कर पाया। कुलीन वर्ग के नेतृत्व में आधुनिकीकरण ने उग्र राष्ट्रवाद को जन्म दिया।
और शोषणकारी सत्ता को बरकरार रखा। औपनिवेशिक साम्राज्य की स्थापना की, जिससे उस क्षेत्र में वैर की भावना बढ़ी कोशिश की। नए और रचनात्मक तरीके इस्तेमाल किए गए, जैसे नई विद्यालय व्यवस्था, सम्राट के प्रति वफादारी, नैतिक शास्त्र का पढ़ना अनिवार्य, निष्ठावान नागरिक का निर्माण आदि। समझिए, सम्राट के प्रति वफादारी उनकी परंपरा रही है और उनके सम्राटों ने उस प्रकार का रोल अदा भी किया है। नैतिक शास्त्र का पढ़ना अनिवार्य, निष्ठावान नागरिक का निर्माण। अपने इंडिया में क्या होता है, नैतिक शास्त्र का चैप्टर पढ़ा है तो खिल पेड़ लगा देंगे 3 दिन, और निष्ठावान नागरिक की तो बात ही छोड़ दो। और इन देशों ने यही किया है अपने बच्चों को बता करके, इसलिए वो आज इतने ज़्यादा डेवलप्ड हैं। राष्ट्रवाद को उन्होंने बढ़ावा दिया है। हमारे यहाँ जय हिंद बोलने में दिक्कत है लोगों को। अब चीन में देख लीजिए इन्होंने कैसे बने, ये आगे कैसे हुए। चीन में पश्चिमी और जापानी साम्राज्यवाद ने राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को तोड़ने का माहौल बना दिया। 19वीं और 20वीं सदी में परंपराओं को ठुकराया गया और राष्ट्रीय एकता और सुदृढ़ता के लिए नए रास्तों की तलाश की गई। लोगों को अधिकार और सत्ता देने की बात की, परंतु वास्तव में केंद्रीकृत राज्य की स्थापना की। दमनकारी राजनीतिक व्यवस्था लागू की गई, तथापि शिक्षा का विस्तार हुआ और लोगों के बीच जागरूकता पैदा हुई। अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट शब्द आएगा, वाक्य। बाजार संबंधी सुधारों के द्वारा आर्थिक दृष्टि से ताकतवर बनने में सफलता प्राप्त की। तभी चीन का व्यापार कहाँ कहाँ फैला है। ताइवान में एक प्रॉब्लम है भाई, इनकी क्या प्रॉब्लम है या गूगल में सर्च करके देख लीजिए। ताइवान का एक लोकतंत्र में रूपांतरण एक नाटकीय मोड़ रहा है। व्याख्या कीजिए। चीनी साम्राज्यवादी दल से पराजित होकर चियांग काई शेक 1949 में ताइवान भाग निकले और उन्होंने वहां चीनी गणतंत्र की स्थापना कर दी। समझो बात को। कुओमिंतांग ने चियांग काई शेक के नेतृत्व में एक दमनकारी सरकार की स्थापना की, लेकिन भूमि सुधार लागू नहीं किए गए। अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण किया गया। जो वहाँ भाग गए थे 1949 में। अब 1975 में क्या हुआ, में चियांग की मृत्यु के बाद धीरे धीरे लोकतंत्र में रूपांतरण प्रारंभ हुआ और 1887 में फौजी कानून हटा लिया गया। विरोधी दलों को गठन की इजाज़त मिली और स्वतंत्र मतदान द्वारा ताइवानियों को सत्ता में लाने का प्रयास प्रारंभ किया गया। ताइवान में पूर्ण राजनयिक संबंध और दूतावास रखना संभव नहीं है, क्योंकि इसे चीन का ही हिस्सा माना जाता है। इसलिए मैं आपसे चाहता हूँ कि आप प्लीज़ एक बार ताइवान के बारे में गूगल में प्लीज़ सर्च कीजिए। आप सभी लोगों का बहुत ही बहुत धन्यवाद। जय हिंद।